स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने एयर पोल्यूशन को स्टडी किया, जब एयर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज, नॉर्मल क्वालिटी के अंदर चेंज आ जाती है, जो हमारे लिए, प्लांटेशंस के लिए, मटेरियल्स के लिए हार्मफुल होती है, उसी तरीके से वाटर पोल्यूशन, जिस वक्त वाटर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आ गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, तीनों तरह की प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। अब ये फॉरेन मटेरियल्स ऐसा थोड़े ना कि यूएसए से कोई आया है या किसी दूसरी कंट्री से आया है। दीज आर फॉरेन मटेरियल्स जो पानी में पहले से नहीं रहते हैं, एंड दे आर एडेड टू वाटर ड्यू टू आवर एक्टिविटीज, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड समटाइम्स इट इज नेचुरल। कई बार बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के साथ कितनी मिट्टी बह के चल जाती है, तो कंटेमिनेशन हो जाती है वाटर की ड्यू टू नेचर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कल्प्रिट इज यस ह्यूमन बीइंग्स। तो हम देखते हैं सोर्सेज क्या क्या है। तो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। आपका नेक्स्ट रहेगा सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने यहां पे 6 कैटेगरीज बनाई हैं। तो फर्स्ट सोर्स इज ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड इज फर्टिलाइजर्स। नाउ दीज बोथ आर फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो कई बुक्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो आपकी मर्जी है, आप उसको लिखो, चाहे 2 पॉइंट्स बना लीजिए। देन बाय एसिड्स, एंड एक न्यू क्लास है दैट इज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो हम इनको ही डिस्कस करेंगे एज अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इनमें से कोई भी अगर पानी के अंदर चला जाता है तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, टीएलवी आपको याद होगा, है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, उसको क्रॉस करके जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट, राइट। तो वाटर की कंटेमिनेशन या वाटर पॉल्यूशन इनकी वजह से कैसे होता है, मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइंस की डिटेल पिक करूंगी। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जितना भी वेजिटेबल्स के पील ऑफ्स हो सकते हैं, फ्रूट्स के पील ऑफ्स हो सकते हैं, पेपर वेस्ट हो सकता है, क्योंकि पेपर डिग्रेड हो जाता है। आपके किचन गार्डन में मिट्टी में कहीं पे कागज पड़ा होगा, उस पर पानी गिरेगा, कुछ टाइम के बाद वो मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन और कुछ ऐसा मटेरियल, कांच, ये खत्म नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनकी वजह से ये अगर पानी में चले जाएंगे, पील ऑफ ये पानी में फेंक दो तो पानी गंदा नहीं हो जाता है क्या। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सी इंडस्ट्रीज जहां पे वाटर ट्रीटमेंट रहती है, लेदर इंडस्ट्री ले लीजिए, इसकी न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री ले लीजिए, वहां पानी से काम होता ही होता है। तो वो वाटर जब किसी वाटर बॉडी के अंदर फेंक दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स और सम वाटर बॉडी, तो वहां से वो सीधा पानी में फेंकते जाते हैं कि ये गंदगी आगे चलती जाएगी, बट वाटर की अपनी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज को हमारे अब ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं, तो कोर्ट के थ्रू ही नोटिस चला जाता है कि आप इसको गलत कर रहे हो। ठीक है, देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखो, अगर हम मैन्योर यूज करते हैं, है ना, खाद यूज करते हैं जो गोबर से बनती है, या हम अर्थवॉर्म्स वाली खाद को हम यूज करते हैं जिसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो हम केमिकल यूज करते हैं, राइट, यूरिया है, कैन है, ट्रिपल फॉस्फेट है, बहुत सारी है, एनपीके है, तो मार्केट के अंदर ये जो हम केमिकल यहाँ पे यूज करते हैं अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, दैट इज फर्टिलाइजर्स। नो डाउट फर्टिलाइजर, ये अर्थ जो हमारी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे फसल ज्यादा होती है, बट दीज आर केमिकल्स, लेटर ऑन इनके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स, फसल को बचाने के लिए उनके ऊपर के बहुत सारे पेस्ट अटैक करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हम जिन दवाइयों का छिड़काव करते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड्स।
तो पेस्टिसाइड इज अ ब्रॉड टर्म, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, इंसेक्टिसाइड्स भी आ जाते हैं, हर्बिसाइड्स भी आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। बाय एसिड्स, ये वो एसिड्स हैं, एक तो इसमें एसिड रेन वाला एसिड आएगा, और कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं वहां से कोई कंपाउंड ऐसा पानी में मिल जाए जैसे विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो पानी के अंदर अगर उसकी पीएच 3 से नीचे आ जाती है, इट मीन्स उसकी एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एंड देन पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, इट्स अ न्यू टर्म, न्यू कंपाउंड्स, और ये केमिकल यूज होता है कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। तो वहां से जब ये वाटर बॉडीज के अंदर मिक्स हो जाता है, तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, दे आर नॉट ससेप्टेबल टू इट, दे आर नॉट अडेप्टेड टू पीसीबीज। तो इन सारी चीजों से वाटर का पोल्यूशन होता है। तो इनको एक एक करके हम अभी स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा दो दो लाइंस में मेंशन करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इट इंक्लूड्स मैन्योर्स, वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, जितनी भी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है उसका वेस्ट, सीवेज, हमारे घरों का जो भी कूड़ा करकट सारा कुछ आ गया उसमें, देन पेपर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, जहां से भी ऐसे मटेरियल पानी के अंदर जाते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, राइट, दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो देखो ये जो जितना भी मटेरियल है, दीज आर डिकम्पोज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, और उससे क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, राइट। तो ये था ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई भी इंडस्ट्री हो वहां से जो मटेरियल जा रहे हैं, दे आर मोस्टली जो पानी को पॉल्यूट करते हैं, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ लेड, लेड को हम लिखते हैं Pb, देन मर्करी, मर्करी आपको याद होगा Hg, कैडमियम इट इज Cd, निकल इट इज Ni, कोबाल्ट Co, जिंक Zn। ठीक है, तो ये रहे इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर मोस्टली मेटल्स, राइट। देन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं सो दैट जो उसकी कमी है, सॉइल के अंदर अगर कुछ इसेंशियल्स की कमी है तो वो पूरी हो जाए और ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू प्रोवाइड इसेंशियल मिनरल्स। इसको इसेंशियल क्यों बोला, क्योंकि ये सॉइल के अंदर नहीं है, तो इट इज वेरी इसेंशियल टू प्रोवाइड इट फ्रॉम आउटसाइड। अगर ये पहले से ही होते तो इट वुड बी कॉल्ड नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो दीज आर इसेंशियल, दे आर रिक्वायर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। और उसमें मोस्टली हम क्या क्या चीज टेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है। ठीक है, तो अब जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कैन, दिस इज C स्टैंड फॉर कैल्शियम, A stands for ammonium and N stands for nitrate, कैल्शियम, अमोनियम, नाइट्रेट। उसके बाद है यूरिया, देन ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, देन पोटेशियम नाइट्रेट, और एक और रहता है NPK, नाम से ही पता चल रहा है इट इज नाइट्रोजन। दिस पर्टिकुलर जो फर्टिलाइजर है इट इज हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, राइट। नाउअडेज हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आप चाहते हैं कि पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे हम कौन सा प्लांट लगाएं या कौन सी वेजिटेबल लगाएं, क्योंकि कोई वेजिटेबल हम लगाते हैं तो वो फुली ग्रो ही नहीं करती, उसका साइज प्रॉपर नहीं होता, साइज है तो उसको फ्रूट प्रॉपर नहीं लगता। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ एक प्लांट्स है जो गर्म इलाकों में ही लगते हैं, कुछ एक प्लांट्स हैं जो सर्दी वाले इलाकों में ही लगते हैं। ठीक है, अब कुछ एक प्लांट्स ऐसे आ गए, आपका अपना एरिया इतना ठंडा नहीं होता लेकिन यहाँ लोकल लोगों ने एप्पल के प्लांट्स ग्रो करवा दिए, दैट इज हाइब्रिड। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट्स बना दिए हैं एप्पल के कि वो इस एरिया में भी ग्रो कर रहे हैं,
दे आर ग्रोइंग इन दिस एरिया ऑल्सो। तो डेवलपमेंट होती रहती है, क्योंकि जो इसेंशियल्स प्लांट को चाहिए वो प्रोवाइड करवा दिए जाए। तो क्या किया जाता है, आप अपने जो भी खेत है, जो भी आपकी जमीन है, उसकी मिट्टी आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देते हो कि हमें ये सॉइल टेस्ट करवानी है। सॉइल टेस्ट करवाने का मतलब इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, और ये मिनरल्स कौन सी वेजिटेबल, फ्रूट, या मैं ओवरऑल बोलूं तो किस क्रॉप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो फिर एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो हमें एडवाइस देते हैं कि भाई आपकी जो सॉइल है उसमें ये वाले कंपोनेंट बहुत अच्छे हैं, तो आप ये वाली क्रॉप लगाएंगे तो दैट विल बी मच मच बेनिफिशियल। ठीक है, तो आपके आसपास जिन लोगों की जमीनें हैं उनको इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। गो फॉर लैब टेस्टिंग ऑफ योर सॉइल। अपने खेत से थोड़ा सा सैंपल उठाइए जगह जगह से, और आपको टेस्ट करवाने के बाद बहुत अच्छी सजेशंस आएंगी कि आप यहाँ पे कौन सी फसल लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बाकी के सोर्सेस। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स। तो मैंने आपको बताया था पेस्टिसाइड इज अ ब्रॉड टर्म एंड इट इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स। हर तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो क्रॉप को हो सकती है दैट इज कवर्ड अंडर पेस्टिसाइड्स। अब मैं इसमें अगर इंसेक्टिसाइड की बात करूं तो वो केमिकल स्प्रे जिससे इंसेक्ट मरेंगे, जो फसल को खराब करते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। देन हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स मतलब जितना भी घास वगैरह उगाता है अननेसेसरली क्रॉप के साथ, वो इंटरफेयर करता है, लैंड की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो फर्टिलिटी तो हमारी क्रॉप को चाहिए, लेकिन वो उसके साथ कंपीट करता है। इट कंपीट्स विद द क्रॉप फॉर दोज इसेंशियल एलिमेंट्स। तो उसको हटाने के लिए हम हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो उसका स्प्रे होगा तो जो घास वगैरह है वो सारी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। रोडेंटिसाइड्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स वो छोटे छोटे एनिमल्स, मैं उसको कह दूं रेप्टाइल्स, एनिमल्स होते हैं जो रात को निकलते हैं। रोडेंट्स जो रात को अटैक करते हैं, तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। शुशुंदर आ जाता है, चूहे आ जाते हैं, खरगोश को भी हम उसमें ले सकते हैं, दो दे आर मैमल्स बट रोडेंट्स की तरह काम करते हैं, फसल को खराब करते हैं। तो इसके अंदर आ जाते हैं माइस, ठीक है, रैट्स, शुशुंदर, चूहे, सारे के सारे रोडेंट्स जो रात को अटैक करते हैं। ठीक है, तो इन सबको भगाने के लिए हम जिन केमिकल्स का यूज करते हैं दैट इज ओवरऑल हम उसको बोल देते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये मोस्टली है क्या? दीज आर मोस्टली केमिकली क्लोरीनेटेड इन, मेनली ये क्या है? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगी BHC, देन ऑर्गेनोसल्फेट्स, देन मेटालिक सॉल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए DDT, सब जानते हैं कि बहुत ही पुराना और इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है, लेकिन अब इसको हटा रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बॉडी के अंदर DDT पहुंच चुका है। फसल पे यूज किया एज अ इंसेक्टिसाइड और उसके बाद में वाटर में डिसॉल्व होकर ये वाटर बॉडीज तक पहुंचा, वहां से अंडरग्राउंड वाटर में भी चला गया और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम नहीं है जो DDT को डाइजेस्ट कर सके, सो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। देन एल्ड्रिन, BHC, हेप्टाक्लोर, ये सारे के सारे पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, मैं आपको बात कर रही थी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो मैं यहां इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं। इट इज बेंजीन रिंग, लेकिन मैंने सर्कल नहीं लगाया है। ठीक है, इस बेंजीन के साथ C6H6, ये हो गया C6H6। ये इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके हर जगह पे लग गई क्लोरीन। तो अब आप देखो, हर पॉइंट के ऊपर 4 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, हर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H6Cl6। तो इट इज इन द मार्केट नोन एज 666 और इट इज नोन एज गैमेक्सेन। गैमेक्सेन, इसको बोलते हैं गैमेक्सेन, और इट इज नोन एज लिंडेन, और इट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और कॉमनली इट इज
BHC। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ आपको मैं बताना चाहती थी BHC मार्केट में जो ट्रेड नेम है दैट इज गैमेक्सिन और 666 के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, बहुत ही इफेक्टिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जितने भी ये पेस्टिसाइड्स हैं दे डिजॉल्व इन वाटर एंड पोल्यूटेड, और ये दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हैं और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। देन बाय एसिड्स, एसिड कहां से आ सकता है? एसिड polluted water having pH less than 3, it is very very harmful to aquatic life. अगर वाटर बॉडी का pH 3 से नीचे आ जाता है तो एक्वाटिक लाइफ उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो रेन वाटर हैविंग प्रोपोर्शंस ऑफ एसिड्स, जिसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? एसिड रेन। वो रेन वाटर जिसके अंदर एसिड है, इट मिक्सेस विद फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड पोल्यूटेड, राइट। Then industrial waste also adds acids to water. ये है मेरे पास FeS2, इसको बोलते हैं आयरन पायराइड्स। दिस इज आयरन पायराइड्स। ये स्लोली कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इस तरीके से पेस्टिसाइड्स एंड एसिड्स, एसिड चाहे एसिड रेन से हो चाहे किसी इंडस्ट्री से, वाटर को पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज polychlorinated biphenyls, PCBs. Now these are recently formed compounds which are used as fluids. मैंने पहले भी बताया, in transformers and capacitors. और ये एटमॉस्फेयर में एज वेपर रिलीज होते हैं, दे आर रिलीज्ड एज वेपर्स इन एटमॉस्फेयर। फिर वेपर हैं, जैसे ही बारिश होगी दे विल मिक्स विद दैट एंड अल्टीमेटली रीच टू वाटर बॉडीज एंड कंटेमिनेट दैट। और अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर हमारी बावड़ियों में पहुंच जाता है या पीने वाले सोर्स में पहुंच जाता है, व्हाट इट विल डू? बॉडी में चला गया, इट इज कार्सिनोजेनिक, दैट इज इट कॉज कैंसर। तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जितने भी हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है दे आर कार्सिनोजेनिक, बताए थे ना। 2 बेंजीन रिंग्स को जोड़ा था, 3 को जोड़ा था, तो दीज आर बाइफिनाइल्स, ठीक है। तो बाइफिनाइल्स, ये तो 2 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ गई। अब देखो, ये है बेंजीन, इसका एक बॉन्ड मैंने खाली छोड़ दिया तो ये बन गया C6H5, दिस इज नोन एज फिनाइल ग्रुप। सेम इसी तरीके से एक और ग्रुप मैंने बना दिया, दिस इज अगेन एक बॉन्ड इसका खाली है तो इट इज C6H5, इट इज ऑल्सो फिनाइल। तो दोनों फिनाइल जब आपस में जुड़ जाएंगे इट विल फॉर्म बाइफिनाइल, राइट। 2 फिनाइल जुड़ गए तो 2 फिनाइल इस तरीके से जुड़ गए, ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है। तो दिस इज बाइफिनाइल। तो दिस इज पॉलीक्लोरिनेटेड, मतलब क्लोरीन जो है वो एक जगह पे नहीं लगी है, इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस, ठीक है। किसी भी तरीके से क्लोरीनेशन इस तरीके से, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई भी जरूरी नहीं यही एक होगा। पॉलीक्लोरिनेटेड, एक से ज्यादा क्लोरीन एटम्स इस बाइफिनाइल के अंदर लगी होंगी, राइट। तो ये थे PCBs, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, दैट इज biological oxidation demand and chemical oxygen demand. Very very important, BOD and COD. BOD means biological oxygen demand, and what is COD? This is chemical oxygen demand. देखिए, पानी के अंदर हर तरह की कंटेमिनेशन हो सकती है, मे बी ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल सब्सटेंसेस। पानी के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चला गया तो पानी के अंदर रहने वाले एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिग्रेडेशन करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, तो वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, दैट इज
एक्चुअली फूड फॉर देम, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे है, जो पानी में घुली हुई है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाटर। तो ये जो बाहर से ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर गया उसको तोड़ देता है, और तोड़ के अल्टीमेटली क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रेट्स बनाएगा या सल्फेट्स बनाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर से यही चीजें बनेंगी, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट। तो अब कितनी ऑक्सीजन लगी, पानी के अंदर कितनी कंटेमिनेशन थी, कितनी ऑक्सीजन लगी, इट विल डिसाइड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड एज वेल एज केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। मान लीजिए कि 5 दिन तक हमने एक पानी का सैंपल रखा फॉर 5 days, क्योंकि इसको ऐसे ही स्टैंडर्डाइज किया जाता है बीओडी सीओडी को चेक करने के लिए। उसके अंदर हमने कोई बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डाल दिया, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, फिर हमने ये देखा कितनी ऑक्सीजन हमें सप्लाई करनी पड़ी कि 5 दिन के अंदर अंदर वो पानी बिल्कुल पीने लायक हो जाए। उसको जो हमने कंटेमिनेट किया था वो कंटेमिनेशन खत्म हो गई ऑक्सीजन ऐड करने पर, क्योंकि उस ऑक्सीजन को एरोबिक बैक्टीरियाज ने यूज किया और वाटर को साफ कर दिया। दैट विल बी नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितनी ऑक्सीजन लगी, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट होता है इन मिलीग्राम्स। तो इसकी डेफिनेशन से आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम्स dissolved in water already present need to break down organic matter present in water for 5 days at 20 degree Celsius by aerobic bacteria। क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड है, it will be done by this work is done by aerobic bacteria, right? तो जनरली हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और सैंपल कितना लिया, कितने सैंपल को 1 लीटर को करने के लिए कितनी लगी, तो उसको फिर हम पार्ट्स पर मिलियन में ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आपने 1000 का निकाल लिया, फिर आप उसको पार्ट्स पर मिलियन में निकाल लोगे, यहां जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कन्वर्टेड इनटू पार्ट्स पर मिलियन। सेम इसी तरीके से पानी के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स चले गए, उन केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके सल्फाइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, या अदर कंपाउंड्स के अंदर H2S बनाई जा सकती है। तो इनको दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है और पानी को फिर से पीने लायक बनाना है, मतलब उसकी सीओडी हम जज कर सकते हैं। जिसकी बीओडी सीओडी ज्यादा मीन्स वो पानी ज्यादा कंटेमिनेटेड है, ठीक है। तो जैसे हमने हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर था उसकी ब्रेकडाउन देखी, उसी तरीके से amount of oxygen in milligrams dissolved in water need to break down certain chemical compounds present in water for 5 days at 20 degrees Celsius by aerobic bacteria. Mind it, this is aerobic bacteria क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड है, एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं। यहां पे दोनों ही एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, ठीक। तो इसका भी जो फॉर्मूला है दैट इज COD, it will be number of milligrams of oxygen needed upon number of liters of sample, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सेम डेफिनेशन रहती है, फर्क सिर्फ होता है ऑर्गेनिक और केमिकल का। जो बात ध्यान में रखने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, ऑक्सीजन dissolved in water carries out, इनकी अब बात खत्म हो गई, वाटर, चलो हम इसको ऐसे अलग से लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑक्सीजन dissolved in water carries out oxidation of organic and inorganic कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक का मतलब केमिकल्स, राइट, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक, वेजिटेबल पील्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, केमिकल्स के अंदर केमिकल कंपाउंड्स। इसीलिए ये ऑक्सीजन डिमांड है, क्योंकि ऑक्सीजन ही केमिकल कंपाउंड्स की भी ऑक्सीडेशन करेगी, ऑक्सीजन ही
ऑर्गेनिक मैटर की भी ऑक्सीडेशन करेगी। तो जितनी दोनों की वैल्यू हाई होगी, सीओडी ज्यादा है मतलब वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, राइट। बीओडी ज्यादा है मींस वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। अभी मैं बात करने वाली हूं कि जो पीने वाला पानी है, फ्रेश वाटर है, उसकी बीओडी कितनी होनी चाहिए, उसको एक अलग क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देन आई होप आपको समझ आ गया होगा बीओडी क्या है, सीओडी क्या है। इसकी वैल्यू को देखकर ही आप बता सकते हो कि वाटर कम कंटेमिनेटेड है या ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा लगेगी, जितने ज्यादा केमिकल डिसॉल्व होंगे ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बीओडी और सीओडी, दैट मीन्स मोर इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। Now this is very important question. What is BOD of pure water and how we came to know about degree of contamination of water? तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर BOD of pure water is 0 to 3 parts per million. 1 लाख में 1 मिलियन में 3 पार्ट। सोच लीजिए आप 1 लाख के अंदर ओनली 3 पार्ट्स, दैट इज BOD of pure water। और अगर BOD 5 पार्ट्स पर मिलियन या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, इट मीन्स वाटर थोड़ा सा कंटेमिनेटेड है, राइट, 5 तक। हायर वैल्यू ऑफ बीओडी, जितनी ज्यादा हायर वैल्यू मींस मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, क्योंकि हम बीओडी की बात कर रहे हैं तो इट विल शो द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, इट मींस मोर विल बी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। अब एग्जांपल देखिए, बीओडी नियर अ फैक्ट्री इज फाउंड टू बी 1000 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10⁻⁶ के अंदर 1 मिलियन के अंदर 1000 पार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा है। तो वहां का तो पानी शक्ल से ही दिख जाएगा, गंदा सा होगा, ऑयली सा होगा, स्टिंगी होगा, स्मेल आ रही होगी। तो दैट इज इट डिफाइंस हाईली कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो जितनी ज्यादा बीओडी ज्यादा, वाटर की कंटेमिनेशन विद ऑर्गेनिक वेस्ट उतनी ही ज्यादा। एंड सिमिलर इज सीओडी, सेम केस सीओडी का, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा कंटेमिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट ऑफ बीओडी एंड सीओडी। नाउ 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट आर एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया? नो डाउट मैंने आपको पहले बताया, बट कई बार कुछ बच्चे सुन के भूल जाते हैं, सो आई हैव रिटन ऑन बोर्ड एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन चाहते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए। These bacteria carry out decomposition of organic waste in the presence of oxygen. और इससे बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, राइट। और जो एनारोबिक है, दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दे कैरी आउट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कुछ टॉक्सिक गैसेस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, नाइट्रेट नहीं बनाते, सल्फेट नहीं बनाते। दे प्रोड्यूस NH3, और आपको पता है NH3 को क्या बोलते हैं? दिस इज अमोनिया, अमोनिया गैस। H2S, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। PH3, दिस इज फॉस्फीन, PHOSPHINE, फॉस्फीन। और इसको तो आप पहचानते हो, दिस इज मीथेन, ठीक है। तो ये थे एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। देन ये एक क्वेश्चन था, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? उनको क्लासिफाई कीजिए। तो पेस्टिसाइड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर यूज्ड टू किल पेस्ट्स। अब ये पेस्ट्स के अंदर हम किस किस चीज को कवर करते हैं, देखिए। नंबर 1, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड वो विच डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वो विच डिस्ट्रॉय वीड्स, खरपतवार जो एडिशनल एक्स्ट्रा घास वगैरह उगाती है क्रॉप के साथ। फंजीसाइड्स, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच डिस्ट्रॉय फंगस, हमारी क्रॉप्स को फंगल डिजीज लग जाती है ना, स्मट होता है, रस्ट होता है, बहुत तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो उसको हटाने के लिए जो स्प्रे किया जाता है दैट इज फंजीसाइड। रोडेंटिसाइड्स, मैंने आपको बताया था रोडेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो रात को अटैक करते हैं, दे अटैक एट नाइट टाइम। तो उसमें
रैट्स आ जाते हैं जिसको आप चूहे बोलते हो, माइस आ जाते हैं जिसको आप शुशुंदर बोलते हो, देन रैबिट्स, मैंने बताया था ना रैबिट्स, ये भी रात को अटैक करते हैं और फसल को तबाह कर देते हैं। आपने बड़े सारे कार्टून्स देखे होंगे है ना, ऊपर वो कैरेट्स लगाए होते हैं और नीचे से रैबिट सारी कैरेट्स खींच के ले जाता है। सच में बहुत शैतान होते हैं, फसल को खराब कर देते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू सॉइल पोल्यूशन। Next type of pollution is soil pollution, like air pollution and water pollution। जब soil की normal properties alter हो जाएंगी, उसके ऊपर adverse alternation होगी, it means soil की normal property change होगी। So it is, what is soil pollution? It is adverse alternation, adverse alternation किसमें? In properties of soil। सॉइल की प्रॉपर्टीज में ऑल्टरनेशन हो गई, किसकी वजह से? ड्यू टू डंपिंग ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट। कहां से आया? फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बन एरियाज इन सॉइल। बड़ी सिंपल सी बात। इसके अलावा जितने भी एयर पॉल्यूशन की वजह से एयर पॉल्यूटेड है, बारिश हुई तो वो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स कहां आ गए? जमीन पे, पानी के साथ अल्टीमेटली कहां पहुंच गई? सॉइल के अंदर। तो वो भी एक रीजन रहता है, वॉशिंग डाउन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स बाय रेन एंड फॉल्टी सैनिटेशन ऑल्सो एड्स टू सॉइल पॉल्यूशन। अगर हमारी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं है, दे ऑल्सो एड टू सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखिए सॉइल पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं? देयर आर 5 सोर्सेज, टोटल 5 सोर्सेज। कौन कौन से? एक है फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, तीसरा है अर्बन वेस्ट, चौथा है फॉल्टी सैनिटेशन एंड फिफ्थ इज रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। वन बाय वन मैं सबके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले देखो फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन लेने के चक्कर में फार्मर्स क्या करते हैं? दे मेक यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बहुत चीजें यूज करते हैं। ऑल ऑफ देम आर केमिकल्स एंड दे ऑल्टर क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में हमें एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज नहीं करने चाहिए। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी जो मिट्टी है, जमीन है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, वो एकदम से ऐसे स्टेन सी हो जाती है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो यू शुड हैव अ चेक ऑन दैट। इंडस्ट्रियल वेस्ट देखो, most of raw material used in industry are converted to waste products like scrap, fly ash, etc. So these are very toxic due to the presence of certain cyanides and chromates। इनमें एसिड हो सकते हैं, इनमें मेटल्स हो सकती हैं। कौन कौन सी मेटल्स हैं? दिस इज निकल, मर्करी, कैडमियम, लेड एटसेट्रा। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जब सॉइल के अंदर डंप कर दिया जाता है तो वो भी सॉइल की नेचुरल प्रोडक्टिविटी को खत्म करता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है। अर्बन वेस्ट, बहुत से सिटीज ऐसे हैं, आप अगर गाड़ी में या बस में सो भी रहे होंगे तो स्मेल आपको जगा देती है, पता चल जाता है दिल्ली आने वाली है। क्योंकि दिल्ली से पहले बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, लेकिन वो पहाड़ हमारे पहाड़ों जैसे नहीं है। दे आर माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। पूरी दिल्ली, नोएडा की गंदगी सारी बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो इतनी गंदी सी स्मेल आती है, एंट्रेंस के ऊपर ही पता चल जाता है अब दिल्ली नजदीक है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज, जो चीजें हम रिफ्यूज कर देते हैं, अब ये डोमेस्टिक यूज की नहीं रही। देन कमर्शियल वेस्ट, क्योंकि सिटीज के अंदर कमर्शियल लेवल पे बहुत वेस्ट निकलता है। देन रबिश फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट पेपर, रैग्स, फाइबर्स। तो शहरों के अंदर जितनी गंदगी आप नोटिस कर सकते हो, किसी भी सिटी में आप चले जाओ,
बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, देन दे लीड टू पॉल्यूशन लाइक फाउल स्मेल, मैंने आपको पहले बताया, एंड वो जो कूड़े के ढेर हैं दे आर वेरी गुड ब्रीडिंग साइट फॉर फ्लाइज, मक्खियां भिन भिना रही होती हैं, मक्खियों के तो मजे लगे हुए, पार्टी चल रही होती है उनकी, देन फॉर मॉस्किटोज, माइस, रैट्स, उनको खाने को भी खूब मिल रहा है वहां पे, तो उनकी ब्रीडिंग भी प्रॉपर होगी, पॉपुलेशन खूब बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली किसको तंग करेगी, वापस सिटी वाले लोगों को जाके, या फिर आसपास अगर उसके क्रॉप्स हैं, खेत हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस ये जो रोडेंट्स हैं, माइस एंड रैट्स एटसेट्रा, ठीक है, माइट्स हैं, रैट्स हैं एटसेट्रा, अल्टीमेटली ये फिर क्या करेंगे, जाके फसल को खराब करेंगे। तो मैं सिर्फ सोर्सेज की बात कर रही हूं, तो ये जो अर्बन वेस्ट है सॉइल को तो खराब कर ही रहा है, जिस जगह के ऊपर वो कूड़े के ढेर लगा दिए उसकी प्रोडक्टिविटी तो खत्म कर दी ना। देन फॉल्टी सैनिटेशन, अगर सिटीज के अंदर या हमारे अपने कस्बों में, गांव के अंदर ही सैनिटेशन का प्रबंध ठीक ना हो तो भी हमारी सॉइल जो है उसकी जो क्वालिटी है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है, वो खराब होती है। देखो कैसे, सॉइल ऑल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड विथ एनिमल डंग, बर्ड ड्रॉपिंग्स एंड डाइजेस्टेड सीवेज स्लज। दीज कंटेन नंबर ऑफ पैथोजेंस, देखो जो भी वेस्ट रहता है, सैनिटेशन का जो वेस्ट होता है उसमें कितने पैथोजेंस होते हैं, और वो पैथोजेंस अल्टीमेटली किसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर, या फिर हमने जो घरों में पशु रखे हैं उनके ऊपर, विच इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो डोमेस्टिक कैटल, एंड these are responsible for spread of number of disease, स्पेशली ये जो फॉल्टी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं इसकी वजह से प्लेग फैलता है, हैजा फैलता है, डायसेंट्रीज लग जाती हैं लोगों को। तो बी वेरी श्योर कि अगर आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू शुड हैव अ चेक ऑन सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन, दैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसको मैं नेक्स्ट उसमें करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट मैं आगे मूव ऑन करूं। Now this is radioactive materials, the fifth source of soil pollution. A large number of laboratories, including hospitals, releasing some radioactive isotopes. और सिंपल मैं कहूँ रेडियो आइसोटॉप्स। देखिए कुछ एक ऐसे स्कैन्स होती हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर स्पेशल केमिकल यूज किया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को चेक करता है। स्पेशली एमआरआई करवाते हैं, राइट, एमआरआई करवाते हैं तो उसके लिए बॉडी के अंदर पहले वो केमिकल इंजेक्ट किया जाता है और दैट इज कैरिड अलोंग विथ ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर वो कैरी किया जाता है। एक एक नर्व चेक होती है कि ब्लॉकेज कहां जैसे है, राइट। तो ऐसे बहुत सी स्कैन्स हैं जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट यूज करते हैं जिसको ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के फ्लो को चेक किया जाता है, उसकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से उसको ट्रेस किया जाता है। और इस जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रेसिंग टेक्निक। दिस इज ट्रेसिंग टेक्निक। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भेज दिया, फिर वो सिग्नल भेजेगा, उसको हम बाहर से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कहां पे है। रेडियोएक्टिव वेस्ट और कहां से आता है, ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं वहां से भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिनको मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉइल में ही दबा दिया जाता है, सॉइल में ही डंप करते हैं। देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, दे ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट which get mixed with soil. From soil, they pass to human beings in the form of food containing radioactive carbon, C, iodine, I, strontium, Sr. Right? Strontium, it is written as Sr. आप लोग गूगल पे सर्च करना, पंजाब का एक सिटी है, एट प्रेजेंट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहां के बहुत से लोगों को कैंसर है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्टीमेटली कैंसर की तरफ जाएगा। तो जब उनको चेक किया गया तो वहां का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिक्स है। यस, इट मे लीड टू कैंसर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, अल्टीमेटली डीएनए को ही म्यूटेट करते हैं। तो ये थे सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन।
Some more important questions, very very important. What is eutrophication? देखिए, ये आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं. ये मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई तालाब है, ठीक. इस तालाब के अंदर बहुत सारी फिश रहती हैं, ठीक है, और भी एक्वेटिक लाइफ है इसके अंदर, ठीक है, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं, बहुत सारी फिश हैं इसमें मैक्सिमम, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर बॉडी ठीक थी, लेकिन किसी तरह से इसके सरफेस के ऊपर एल्गी आ गई, ठीक है. जिन्होंने कभी किसी गांव में तालाब देखा होगा, उसमें देखा होगा कितने सारे फाइटोप्लैंक्टन्स उगे होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनके, और पूरा पानी का सरफेस आपको लगता है पानी ग्रीन कलर का हो गया. और मोस्टली जब उसमें से भैंसे नहा के निकल रही होती है तो उनके कहाँ कहाँ फंसा होता है वो सारे का सारा जो भी एल्गी मटेरियल रहता है, जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं. तो ये पूरे वाटर के सरफेस को ऐसे कवर कर लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, एक्चुअली एल्गी है, स्पेशल टाइप ऑफ एल्गी. अब क्या हुआ, इनकी रूट्स तो इसके अंदर है ना, रूट्स आर इनसाइड वाटर, ठीक है. अब क्योंकि ये ग्रीन कलर की हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लीव्स, छोटी छोटी लीव्स रहती है, तो इनको अपना फूड भी बनाना है. फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल तो दे आर हैविंग इन सफिशिएंट अमाउंट एंड ऑल्सो वाटर इज देयर, ठीक है. लेकिन ये अपने बाकी और कामों के लिए, क्योंकि एल्गी है तो ये ऑक्सीजन भी चाहिए इसको. ऑक्सीजन कहां से लेगी, वाटर से. पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जिस डिजॉल्व ऑक्सीजन में ये फिश वगैरह सांस लेती हैं, आपको पता है जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, व्हेल को छोड़कर. व्हेल सांस लेने के लिए बाहर आती है, ठीक है. तो अब क्या हुआ, अंदर पानी तो है, देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, बट ऑक्सीजन कम हो गई, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ नहीं रही, बैरियर आ गया बीच में. ये जो ऊपर ऑक्सीजन थी एटमॉस्फेयर में वो यहीं तक आ रही है, पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, क्योंकि पानी के अंदर ये तब घुलनी थी अगर ये ओपन होती. तब जो प्रेशर ऊपर है, हेनरीज लॉ लगता है कि जिस प्रेशर के साथ ये गैस इसके सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, उतनी सी गैस इसमें डिसॉल्व होगी. जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा डिसोल्यूशन. लेकिन अब ये ओपन सरफेस नहीं है, तो क्या होगा, जितनी भी अंदर की एक्वेटिक लाइफ है दे विल डाई ड्यू टू डेफिशिएंसी और लैक ऑफ ऑक्सीजन. हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो नेचर ने किया, ठीक है. तो these algae often release toxins and use dissolved oxygens. Different algae grown in water body cover water surface, ठीक है, वाटर के सरफेस को वो कवर कर लेती है. and these algae often release toxins, harmful materials and use dissolved oxygen. Therefore amount of dissolved oxygen decreases. कम हो गया. now due to lack of oxygen, other form of aquatic life like fish etc they may die, and this particular process it is called eutrophication. पेपर के अंदर पीसा फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आता है उसमें कैसे दिया गया था, मैं उसको अटैच करूंगी इसके साथ. दैट वन मॉर्निंग इट वाज फाउंड दैट मेनी फिश वर डेड इन द पॉन्ड, और पॉन्ड के आसपास देयर इज नो साइन ऑफ डंपिंग ऑफ एनी केमिकल. पानी के अंदर भी किसी तरह का हार्मफुल केमिकल की डिसोल्यूशन नोटिस नहीं की गई, ठीक. तो फिश मरी कैसे, हाँ, बट देयर वाज ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ग्रोन इन द पॉन्ड. फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, प्लांट्स हैं भाई, लेकिन केमिकल कोई नहीं है, फिर भी सारी की सारी फिश मर गई. क्यों, ड्यू टू यूट्रोफिकेशन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. देन व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन. देखो, मिट्टी का वो कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से वो फर्टाइल होती है, दैट इज ह्यूमस, है ना, ह्यूमस. तो इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कौन कौन आ गया, लीव्स हैं, रूट्स हैं, है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर जितना भी, वो मिट्टी में जब उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल तोड़ के वापस मिट्टी बना देते हैं, इतनी
उपजाऊ खाद बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। मैंने बोला ना सॉइल का वो कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज ह्यूमिफिकेशन। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस। इंसिनरेशन, व्हाट इज इंसिनरेशन? जब भी ऑर्गेनिक मैटर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इंसिनरेशन। और ये कौन करते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज कैरिड आउट बाय, this process particularly carried out by aerobic bacteria. Clear? Last topic of this chapter, what is green chemistry? Chemistry notes written with green ink is known as green chemistry. नहीं, green chemistry का मतलब केमिकल रिएक्शंस तो होंगी, लेकिन हमें ऐसे सब्सटेंसेस बनाने हैं जिनको बनाने के लिए ना तो हम टॉक्सिक केमिकल्स यूज करें, ना हम रिएक्शन के बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक बनाएं कि उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो। तो आप देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स टू प्रोड्यूस such chemicals or products in our daily requirements which decreases the production as well as use of harmful substances. It means to use environment friendly reagents. जैसे सोलर ऑब्जेक्ट यूज कर लीजिए, आप सनलाइट को यूज कीजिए, माइक्रोवेव्स को यूज कीजिए, साउंड वेव्स को यूज कीजिए। दाल बनाने से पहले अगर आप सारा मटेरियल कुकर में डालकर 2 घंटे के लिए धूप में रहने देते हो, एक तो वो दाल थोड़ी गल जाएगी, दूसरा बहुत अच्छे से पकेगी, कम टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि पानी पहले से ही वार्म होगा। नाउ इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन अगर आप जानना चाहते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज बाय केमिकल रिएक्शंस विच नाइदर एम्प्लॉय टॉक्सिक केमिकल्स, ना तो वो यूज करता है, नॉर रिलीज सेम टू एटमॉस्फेयर विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड वेजिटेशंस। तो दिस वॉज ग्रीन केमिस्ट्री। अब देखते हैं इसका एम क्या है। नाउ व्हाट इज एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री का एम क्या है? एम वही रहेगा कि हर चीज इको फ्रेंडली होनी चाहिए, एनवायरमेंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से पहले ही बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन चुके हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए गले की फांस बन चुके हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक, इनको किस तरीके से डिग्रेड किया जाए, बहुत से तरीके लगाए जा रहे हैं, बट वी आर अनएबल टू मैनेज दैट। तो अब फर्दर जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, द मेन फोकस इज टू फॉलो ग्रीन केमिस्ट्री। तो पहला इसका एम ये है, टू प्रोवाइड न्यू रूट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन केमिकल्स। अब देखो यहाँ पे ग्रीन केमिकल्स का मतलब ये नहीं है कि उस केमिकल का कलर ग्रीन होगा। ग्रीन केमिकल मीन्स इट शुड बी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट के ऊपर कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नाइदर ऑन ह्यूमन बीइंग्स नॉर ऑन वेजिटेशन एंड मटेरियल्स, राइट। टू यूज रिन्यूएबल सोर्सेज रादर देन नॉन रिन्यूएबल। ये सोर्सेज आप अच्छे से जानते हो, लाइक सनलाइट, मैं सीधा कहूं सोलर एनर्जी, सोलर कुकर हमारे पास रहती हैं, सोलर लाइट्स आपने अपने सराउंडिंग में, अपनी पंचायत में, अपने सिटीज के अंदर देखी होंगी। बहुत सारे जगहों पे अपने घरों की छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगा के लोग अपने घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं। अगर आपको नूरपुर साइड जाने का मौका मिलता है तो मलकवाल के पास जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, दूर से ही उनकी जो रूफ है वो दिख जाती है। पूरी रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं एंड दे आर converting that solar energy into electricity as well as they are making use of solar geysers, right? तो हम भी कर सकते हैं। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है हिम ऊर्जा, वो बहुत हेल्प करता है, सब्सिडी देता है अगर आप अपने घर के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन करवाते हो। देन टू यूज सच रॉ मटेरियल्स, वो कहते हैं रॉ मटेरियल ही ऐसा यूज करो जिसका वेस्ट कम से कम हो। टू यूज such raw materials which produce less waste
देखो वेस्टेज कम होगी तो फिर उस वेस्टेज की ट्रीटमेंट और डिस्पर्सल में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। डंपिंग कहाँ से आती है, पोल्यूशन कहाँ से आता है, जब वेस्ट होता है। तो भाई रॉ मटेरियल वो यूज करो ना जो वेस्ट हो ही ना, ठीक है, टू अवॉइड देयर ट्रीटमेंट एंड डिस्पर्सल। देन द यूज ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स, जहां से हमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग मटेरियल्स, रिएजेंट्स, सॉल्वेंट्स दैट कॉज लेस हैजर्ड। ऐसे केमिकल्स यूज करो जिससे ह्यूमन बींग्स को और उसके एनवायरमेंट को कम से कम हैजर्ड, नुकसान हो। तो इट वॉज एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो के अंदर आपसे बात की थी पीसा फॉर्मेट के क्वेश्चंस के बारे में। तो व्हाट इज़ पीसा? दिस इज़ प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, और एवरी ईयर इसका पेपर होता है। इंडिया के स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके अंदर पीसा फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन नहीं आता, रादर 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। और आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देखना, जिन क्वेश्चंस के साथ जैसे क्वेश्चन नंबर लेट इट बी 14 ऐसे स्टार लगाया होता है, तो दैट अकाउंट्स फॉर दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पीसा फॉर्मेट, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ, ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 जितनी भी लाइंस का पैराग्राफ होगा। उसके बाद आपको दिए होंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 होगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस ही आते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस पैराग्राफ को इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन समझ लेते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसी पैरा के अंदर होगा, बट ऐसा नहीं होता। अब मेरे पास जो बुक है, मैं आपको अभी एक एक करके क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। ये देखिए, ये है मेरे पास क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ये 2013 का है और साथ में लिखा है PISA बेस्ड, है ना। तो ये था, अब आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। The major cause of environmental pollution is the rapid industrialization, particularly the developments of those industries which either produce or use toxic chemicals. One way to protect our environment from chemical effluents and wastes is to use green chemistry. Answer the following on the basis of above paragraph. अब देखो, उसने पैराग्राफ में 3-4 लाइनें दे दी और बोला ये क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री? इस पैरा में कहीं पे भी ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन आपको जो मैंने पढ़ाया है उसमें बताया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये हमारा आई थिंक लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चंस थे, राइट। तो उन्होंने इसके अंदर जस्ट आपको ग्रीन केमिस्ट्री का थोड़ा सा हिंट दिया, और पीसा फॉर्मेट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो जस्ट आपके ब्रेन को थोड़ा सा प्रिक करते हैं, आपके आंसर से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर आपको रिकॉल करनी है वो बातें जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाई होती हैं, जो आपने लिखी होती हैं। तो जस्ट आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन। द ताजमहल इन इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड बाय एसिड रेन because the air around the city of Agra contains fairly high levels of sulfur and nitrogen oxides due to large number of industries and power plants. Answer the following questions on the basis of above paragraph. What is acid rain? And second is, how is Taj Mahal affected by acid rain? अब आप देखो, क्या इस पैरा में कहीं पे एसिड रेन का प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं? नहीं लिखी हैं। ताजमहल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या इसमें कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट हाउ रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मेंशन्ड है? नहीं है। मतलब जैसे मैंने पहले बताया, पीसा फॉर्मेट के अंदर वो जस्ट आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब व्हाट इज एसिड रेन, ये रहा उसका आंसर। Acid rain contains oxides of both nitrogen and sulfur dissolved in water as nitric acid and sulfuric acid respectively. आपको ये सारी चीज़ें पिछले जो भी हमने वीडियोस शेयर किए हैं उसमें बताई हैं, और ये दोनों ही पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, हाउ इज ताजमहल अफेक्टेड बाय एसिड रेन?
तो ये रहा, कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, ये देखिए, 75% of solar energy reaching Earth is absorbed by Earth's surface, which increases its temperature. The rest of heat radiates back to the atmosphere. Some of the heat is trapped by gases such as CO2, methane, or ozone, CFCs present in atmosphere. They add to heating of atmosphere, which causes global warming. Okay. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऊपर कहीं पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं आया, बट हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो ये आपका अपनी सोच के ऊपर बेस्ड आंसर होगा। उसने सिर्फ आपको बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो आपको पहले बताना है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा सा उसने हिंट दिया है कि रेडिएशंस आती हैं वापस चली जाती हैं, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये कैसे काम करती हैं, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा प्रोसीजर लिखना होगा। और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हो वो लिखने हैं। ठीक है, ओके। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैच द कॉलम। ये 2017 का क्वेश्चन है। एसिड रेन, फोटोकेमिकल, कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपको इनको मैच करना है। ठीक है, एसिड रेन किसकी वजह से होती है? यस, दैट इज SO2। फोटोकेमिकल स्मोक, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO, कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर CFCs। तो इस तरीके के एक और मेरे पास क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पेस्टिसाइड, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं और मैंने ऑलमोस्ट सबके बारे में आपके साथ बात की है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस जो मैं चाहती थी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मैंने वर्ड यूज़ किया था यस फोटोकेमिकल। हमने यूज़ किया था फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, स्मोक तो आपको पता है कि जब स्मोक एंड फॉग इकट्ठे हो जाएं दे फॉर्म स्मोक। फोटोकेमिकल इट्स अ न्यू टर्म। फोटो का मतलब फोटोन। ठीक, फोटोन इज पार्टिकल ऑफ लाइट। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जो भी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो स्मोक लाइट की प्रेजेंस में बनेगी दैट विल बी नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, ओके। सबसे बेस्ट एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, और ये बन जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। लेट इट बी बैलेंस्ड। क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक आप यहाँ पे या तो H लिखते हैं, H मतलब पार्टिकल ऑफ लाइट, और यहाँ आप लिखोगे सनलाइट। तो दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, यस आप सभी इसको जानते हो, दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। नाम से ही पता चल जाता है, दिस इज ऑफ कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप समझ गए होंगे। It was all about green chemistry and aim of green chemistry. तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने अलग अलग तरह के पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। तो यू मस्ट फोकस ऑन सच प्रैक्टिसेस विच लीड टू डिक्रीज इन पोल्यूशन एंड इंक्रीज इन ग्रीन केमिस्ट्री। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। केमिस्ट्री को और अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन, complete your notes, revise your chapter properly.